नल पुराण इतिहास के 94वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे किसी न किसी एक सब्सक्राइबर बंधु का कमेंट चुनते हैं प्रसारण के लिए, और आज भी मैंने हमारे एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारण के लिए लिया है। उनका नाम है श्रीमान नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी हमारे नियमित श्रोता हैं और उनके बहुत कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, और उन्हीं का एक कमेंट लिया है। वो लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, क्या नल पुराण पूर्ण हो गया? आपने तो ये बताया था कि 150 एपिसोड आएंगे, लेकिन आपने 93वें एपिसोड में ही उसे पूर्ण कर दिया। तो देखिए श्रीमान नरेश कुमार जी, मैंने नल पुराण को समाप्त नहीं किया है। नल पुराण के जो मैदान होते हैं, भाग होते हैं, वह भाग पूर्ण हुआ था रूपचंद का विवाह, और उससे अगला एपिसोड मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं, और इस मैदान में मैं आपको बताऊंगा मरवन का गौना, ढोल कुमार का गौना कैसे हुआ। देखिए श्रोताओं, आप सब जानते हैं कि जब राजा नल पर शनिदेव का प्रभाव आया था, राजा नल पर जब शनिचर ने अपना प्रभाव दिखाया, तो राजा नल नरवरगढ़ को छोड़ करके मारवाड़ में पिंगुलगढ़ में जाकर के रहे, और वहां पिंगुलगढ़ का जो राजा था वह था बुध राजा। राजा बुध के एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम था मरवन, और उस लड़की का विवाह राजा नल के पुत्र ढोल कुमार के साथ कर दिया था। यह भी मैंने आपको पहले एपिसोडों में सुनाया है, पूर्व एपिसोडों में मैंने आपको इसको वर्णित किया है। और जब उसका विवाह हो गया तो राजा नल की जो औखा थी वो समाप्त हो गई, और राजा नल वापस लौट करके आ जाते हैं नरवरगढ़, और राजा नल ने अपने पुत्र ढोल कुमार का दूसरा विवाह कर लिया। क्योंकि जब ढोल कुमार का विवाह हुआ था, उस समय राजा नल ने जो लखिया वन से दाने लाया था, साथ में काले गाने काट करके लाया था, उस समय एक चूरामण नामक दाने को, जो पिंगुलगढ़ का मुख्य दरवाजा था, उस दरवाजे में जीवित चिनवा दिया था। और उस दाने ने यह कहा था कि राजा, जैसे तू मुझे इसमें चिनवा करके मार रहा है, याद रखना जिस दिन तेरा पुत्र ढोल कुमार मारू का गौना करने के लिए आएगा और इस दरवाजे से प्रवेश करेगा, मैं तेरे पुत्र के ऊपर गिरूंगा और तेरे पुत्र को मार दूंगा। राजन, मैं तेरा वंश समाप्त कर दूंगा। देखिए श्रोताओं, वह बात राजा नल को याद थी, तो राजा नल के दिमाग में यह डर था, यह बात याद थी राजा नल को कि जब मेरा पुत्र ढोल कुमार पिंगुलगढ़ को मारू का गौना करने के लिए जाएगा और उसी मुख्य दरवाजे से निकलेगा, तो देखिए श्रोताओं, राजा नल ये सोच रहे थे कि वह दरवाजा मेरे पुत्र पर गिरेगा और मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। ये सोच करके राजा नल ने ढोल कुमार का दूसरा विवाह कर लिया था। और ये विवाह दो जगह बताए जाते हैं। एक जगह तो किशनलाल के साथ में बताया जाता है, और एक विवाह में एक केक नगर का राजा था मान, उसकी पुत्री के साथ विवाह हुआ था। पर ढोल कुमार का विवाह हो गया था, और जो ढोल कुमार की पत्नी थी उसका नाम था रेवा रानी। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने कभी भी ढोल कुमार को यह नहीं बताया कि मैंने तुम्हारा विवाह बाल अवस्था में कर दिया था और तुम्हारी पत्नी का नाम मरवन है। श्रोताओं, ढोल कुमार भी ये नहीं जानता था, क्योंकि जब उसका विवाह हुआ था पिंगुलगढ़ में, तो यह बहुत अल्प आयु का था, उसे याद नहीं रहा कि उसका विवाह हुआ है। मेरे पिता पर कभी औखा भी पड़ी है, ये ढोल कुमार नहीं जानता था। और दमयंती और राजा नल ये बात बताना नहीं चाहते थे ढोल कुमार को, क्योंकि उन्हें पता था यदि ढोल कुमार को पता चलेगा तो वह गौना करने अवश्य जाएगा। वह क्षत्रिय है, और क्षत्रिय तो कभी मरने से डरते ही नहीं है, इसलिए वह गौना करने पिंगुलगढ़ जाएगा।
और यदि पिंगुलगढ़ में जाएगा तो दरवाजा गिरेगा, और दरवाजा गिरेगा तो हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। देखिए श्रोताओं, इस डर से राजा नल ने कभी भी ढोल कुंवर को यह बात नहीं बताई। अब देखिए क्या होता है। उधर मरवन धीरे धीरे बड़ी हो गई, और जब उसकी आयु 20 वर्ष की हो गई, पूर्णतः जवान हो गई, तो एक दिन की बात है, श्रावण का महीना था। और श्रावण का महीना जब होता है, श्रावण के महीने में जो लड़कियां होती हैं वो अपनी ससुरालों से पीहर में आ जाती हैं, अपनी मायके के आ जाती हैं। देखिए श्रोताओं, जब मरवन की कुछ सहेलियां अपनी ससुराल से आईं तो मरवन को कहने लगी कि देखिए बहन, श्रावण का महीना है और बाग में झूला झूलने के लिए चलती है। तो मरवन अपनी कुछ सहेलियों के साथ, मारू या मरवन एक ही नाम है, राजा पिंगुल की बेटी थी, पिंगुलगढ़ के राजा बुध भाटी की पुत्री थी। तो मारू अपनी कुछ सहेलियों के साथ फूल बाग में झूलने के लिए चल देती है। देखिए श्रोताओं, जब फूल बाग में मरवन आई तो वहां आपस में बातें होने लगी, और कुछ सहेलियां मरवन से कहने लगी कि तैने अब तक तेरा ब्याह क्यों नहीं करवाया, हमने तो हमारा विवाह करवा लिया है। मरवन को जब इस बात का पता चला कि विवाह भी होता है, क्योंकि राजा की लड़की थी, इतना ज्ञान नहीं था, तो मरवन बोली कि मैं क्या कोई छोटे मोटे व्यक्ति की लड़की हूं, मैं तो महाराज की लड़की हूं, और मेरे पिताजी तो मेरा विवाह किसी राजकुमार के साथ करेंगे। देखिए श्रोताओं, उस बाग में मरवन को यह ज्ञात होता है कि उसका विवाह नहीं हुआ। उनमें से उसकी एक सहेली ने मजाकों में कह दिया कि तू कब ब्याह कराएगी, तू तो यहीं रहे पीहर में, क्या करेगी ससुराल जाकर के। देखिए श्रोताओं, वह सहेली की बात मारू के दिल में खटक गई, और मारू मन में विचार करने लगी कि मेरे पिताजी से कैसे कहा जाए, कौन कहे कि मैं विवाह के योग्य हो गई हूं। देखिए श्रोताओं, ये भारतीय मर्यादाएं होती थी कि कोई भी लड़की अपने बाप से विवाह की नहीं कह सकती थी ना। अब भी जो समझदार परिवार होते हैं वो आज भी उनकी लड़कियां विवाह के लिए नहीं कहती, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे देश को बदल दिया है। उसका प्रभाव स्पष्टतः दिखाई दे रहा है कि लड़कियां आज मनमानी अपनी शादियां कर रही हैं, लव मैरिज कर रही हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति आज भी इसकी अनुमति नहीं देती। देखिए श्रोताओं, मरवन बाग में से झूला झूल करके अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती है, और वहां जब उसे ताहने मिले कि तू ससुराल क्यों नहीं जाती, विवाह क्यों नहीं कराती, तो वह वहां से घर आ जाती है अपने राजमहल में। और मारू के विवाह में महाराज बुध ने राजा नल को दहेज में 2 वस्तुएं प्रदान की थी मुख्य रूप से। एक तो एक खजैला ऊंट था और एक गंगाराम तोता था। तो जो खजैला ऊंट था उसको तो राजा नल को दे दिया, उसे तो राजा नल ले आए नरवरगढ़ में। ये ध्यान रखना है आपको, ये खजैला ऊंट बहुत काम देगा। और जो गंगाराम तोता था वह गंगाराम तोता मारू के पास रहता था, मरवन के पास रहता था। तो मरवन जब बाग से झूल करके आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे पर उदासी थी, चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। तो गंगाराम तोता दूर से ही मरवन को देख करके कहने लगा कि राजकुमारी आज क्या हुआ। राजकुमारी कहने लगी कि देखिए तोता, मैं क्या कहूं। तोता बोला कि कहो, क्या बात है, कहेंगी क्यों नहीं, जब तुम मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी। कि तोता एक बात सुन, मैं मेरे पिता से कह नहीं सकती, मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां हैं उन सबका विवाह हो गया, सब ससुरालों को चली गई, और अब उनको लेने के लिए उनके पति आएंगे, और मुझे लेने के लिए कौन आएगा। मेरी आयु 20 वर्ष हो चुकी है और अब तक मेरे पिता ने मेरा विवाह नहीं किया है। गंगाराम तोता कहने लगा कि मारू तू क्यों मन में सोच कर रही है, तेरा विवाह तो बहुत छोटी आयु में हो चुका था, तेरा विवाह तो मात्र 6 वर्ष की आयु में हो गया था, तेरा विवाह तो मात्र 6 वर्ष की आयु में हो गया था, और ऐसे छोटे मोटे राजा के साथ नहीं हुआ, तेरा विवाह तो महाराज नल के पुत्र ढोल कुंवर के साथ हुआ। बड़ा सुंदर राजकुमार था
और तेरे ससुर राजा नल महाप्रतापी राजा हैं, जिन्होंने देवराज इंद्र को भी हरा दिया, ऐसे महापराक्रमी राजा हैं। तो मरवन कहने लगी कि तोता, फिर मेरे ससुर साहब इतने पराक्रमी हैं, मेरे पति बहुत सुंदर हैं, बड़े योद्धा हैं, तो अब तक उन्होंने मेरा गौना क्यों नहीं किया, मुझे लेकर के क्यों नहीं गए? तो तोता कहने लगा, मरवन देखिए क्या बताऊं, जब तेरा विवाह हुआ था तो उस समय तुम्हारे पिता महाराज बुध ने एक शर्त रखी थी कि लखिया वन से काले गाड़े काट करके लाएगा, तभी मेरी लड़की का विवाह तुम्हारे पुत्र ढोल कुमार के साथ होगा। और काले गाड़े काटने के लिए महाराज नल लखिया वन को गए और वहां से काले गाड़े कटवा करके लाए और लखिया वन से दाने लेकर के आए थे साथ में। उन दानों में से एक दाने को महाराज नल ने जीवित अवस्था में इस पिंगुलगढ़ के मुख्य दरवाजे में चिनवा दिया और उसने श्राप दे दिया था कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र इस नगर में विवाह करने आएगा, मैं उस पर गिरूंगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। इस डर के कारण अब तक राजा नल ने तुम्हारी कोई सुध नहीं ली है और ना अपने पुत्र को बताया है। जब ये बात मरवन ने सुनी तो मरवन कहने लगी कि ठीक है तोता, मैं अब क्या करूं? तो तोता कहने लगा कि देख मरवन, तू एक चिट्ठी लिख और चिट्ठी लिख करके भेज दे, और वो चिट्ठी ढोल कुमार को मिलनी चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, मरवन पत्री लिखती है, कलम दबात हाथ में लेती है और एक खत लिख रही है अपने ससुर राजा नल के नाम। खत में लिख दिया सिद्ध श्री नारायण, लिख दिया नीचे लिख दिया पिंगुल गांव, अर्थात पिंगुलगढ़ का नाम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया मरवन, और उसमें लिख दिया कि मेरा विवाह तो आपने कर लिया, परंतु मेरा गौना करने क्यों नहीं आए? वीर क्षत्रिय तो कभी किसी के डर से अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ते। और ये पत्री लिख करके मरवन ने पत्री को भेज दिया। जब वह पत्रिका नरवरगढ़ आई, एक पत्रवाहक उस पत्रिका को नरवरगढ़ लाया, तो देखिए किस्मत की बात, वह पत्रिका रेवा रानी के हाथ पड़ जाती है। रेवा रानी थी ढोल कुमार की दूसरी पत्नी, जिसका विवाह किशनलाल के साथ हुआ था, और कहीं कहीं राजा केक नरेश की पुत्री भी उसे बताते हैं। तो देखिए श्रोताओं, रेवा के हाथ पड़ गई वह पत्रिका, और जब रेवा ने उस पत्रिका को पढ़ा तो रेवा सोचने लगी कि ये मेरी सौत है, और यदि ये घर में आ गई तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इस पत्रिका को ढोल कुमार को नहीं बताऊंगी। देखिए श्रोताओं, उस पत्रिका को रेवा रानी ने अपने पास रख लिया और किसी को नहीं बताया। और रेवा रानी बहुत चालाक थी, बड़ी बुद्धिमान थी। उसने विचार किया कि अब यदि ढोल कुमार को कोई पता चला कि मरवन भी उसकी पत्नी है, तो वह अवश्य गौना करने के लिए जाएगा। इसलिए मुझे महाराज ढोल कुमार को मदिरापान आरंभ करा देना चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, रेवा रानी ढोल कुमार को मद्यपान कराती थी, मदिरा पिलाती थी, और मदिरा पिला करके ढोल कुमार को मद की अवस्था में रखती थी, बेहोश अवस्था में रखती थी। और ढोल कुमार रेवा रानी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि सब कुछ भूल गए, क्योंकि दारू पीते थे, मदिरा पान करते थे, और मदिरा जब पान करते थे तो उसी के कक्ष में पड़े रहते थे। और जो भी पत्र रेवा रानी को मिलता मरवन का, उस पत्र को रेवा रानी फाड़ देती थी। इस तरीके से श्रोताओं, मरवन ने कम से कम 100-200 पत्र लिखे, और सभी पत्र, क्योंकि रेवा रानी पहले ही सावधान हो गई थी कि ये पत्र ढोल कुमार के हाथ ना लग जाएं, और उन पत्रों को रेवा रानी अपने कब्जे में लेती और फाड़ करके फेंक देती, और ढोल कुमार को इसकी भनक भी नहीं लगी। अब देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे और समय निकला। जब किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया, और मन में विचार करके कहने लगी गंगाराम तोता से कि देखिए गंगाराम, अब मैं आत्महत्या करूंगी। मैंने 100 पत्र लिख दिए, परंतु एक भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया। तो गंगाराम तोता कहने लगा कि देखिए मरवन, घबराने की बात नहीं है, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक तुझे घबराना नहीं है। तो एक पत्र और लिख,
और उस पत्र को लिख करके मेरी गर्दन में लटका दी। मैं स्वयं जाऊंगा तुम्हारा पत्र लेकर के और स्वयं महाराज ढोल कुंवर को वह पत्र सौंपूंगा। देखिए श्रोताओं, जब मरवन ने गंगाराम तोता की बात सुनी तो प्रसन्न हुई और एक खत और लिखा और उस खत में पूरा विवरण लिख दिया कि क्षत्रिय लोग अपनी पत्नियों को किसी के डर से नहीं छोड़ते। महाराज, क्या एक दरवाजे के डर के कारण तुम तुम्हारी विवाहित पत्नी का गौना नहीं करोगे? ये खत में लिख दिया। नीचे मरवन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, नरवरगढ़ की मोहर लगा दी, पिंगुलगढ़ की मोहर उस खत पर लगा दी और खत को तोता की नार में लटका दिया और तोता से कहने लगी कि तोता, अब तुम जाओ और अवश्य अब की बार तो ढोल कुंवर को साथ लेकर के आना है। तोता बोला कि देखिए मरवन, मैं तुझे साफ बात बता रहा हूं कि जो रेवा है, दूसरी तेरी सौत है, वह बहुत खतरनाक है। यदि मैं जीवित रहा तो 8 दिन में लौट के आ जाऊंगा और यदि 8 दिन में मैं नहीं लौटूं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। फिर जो तुझे अच्छा लगे, चाहे तो तू आत्महत्या करना या जो भी तुझे अच्छा लगे वो करना। देखिए श्रोताओं, जब तोता ने ये कहा तो मरवन कहने लगी कि ठीक है तोता, मैं 8 दिन तक तेरा इंतजार करूंगी और यहीं बैठ करके भगवान शिव का ध्यान धरूंगी। तो श्रोताओं, तोता को तो मरवन उड़ा देती है गर्दन में पत्र का लिख करके और स्वयं बैठ जाती है भगवान शंकर का जाप करने के लिए। श्रोताओं, तोता उड़ता हुआ नरवरगढ़ की तरफ जा रहा है। नरवरगढ़ में पहुंचने में तोता को 1-2 दिन का समय लगा और जब तोता नरवरगढ़ पहुंच गया तो वहां खोजने लगा। मन में सोच रहा है कि ये पत्रिका मुझे केवल ढोल कुंवर को देनी है और यदि ढोल कुंवर को ये पत्रिका मिल गई तो वो अवश्य गौना करने आएगा। ये सोच करके उस पत्रिका को लेकर के तोता घूम रहा है नरवरगढ़ में, गली गली मोहल्लाओं में सब जगह देख रहा है, पर उसे कहीं ढोल कुंवर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ढोल कुंवर को तो रानी रेवा, उसकी दूसरी पत्नी, मद्यपान करा के रखती थी और अपने कक्ष से कभी बाहर ही नहीं निकलने देती थी। देखिए श्रोताओं, तोता वहां खोज रहा है परंतु उसे कहीं भी ढोल कुंवर का कोई पता नहीं चला। तोता मन में विचार करने लगा कि अब मुझे इसकी सूचना कहां से लेनी चाहिए। तो तोता मन में विचार कर रहा है कि यदि कहीं की गुप्त सूचनाएं लेनी है तो वह केवल एक ही स्थान होता है और वह स्थान होता है कुआं, क्योंकि कुआं पर नारियां जब पानी भरने आती हैं तो वो किसी भी रहस्य को पचा नहीं पाती और वो कुआं पर आपस में बातें करते समय खोल देती हैं। तो श्रोताओं, ये सोच करके गंगाराम तोता ने विचार किया कि मुझे इस कुआं पर बैठना चाहिए, यहां का जो पानी भरने का कुआं है उस पर चलना चाहिए। तो देखो श्रोताओं, गंगाराम तोता ये विचार करके कुआं को खोजता है और उस कुआं पर एक पीपल का वृक्ष था, उसकी एक शाखा पर बैठ जाता है कि यहां से जो कोई भेद मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। तो देखिए श्रोताओं, यहां से आगे की जो वीडियो है, यहां से आगे का जो वर्णन है वो आपकी सेवा में मैं अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा कि गंगाराम तोता कैसे पता लगाएंगे ढोल कुंवर का। और तब तक आप सभी से इस वीडियो को विराम देने की अनुमति चाहता हूं। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।